हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नया क्लासेस में। और कल हम लोगों ने गॉस की परिमितक का कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की परिमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो चलिए गॉस की परिमिति के अनुप्रयोग देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, गॉस की परिमिति के अनुप्रयोग। गॉस की परिमिति सीमित आवेश, सममित आवेश है, सॉरी सीमित नहीं है, सममित आवेश आवेशित स्थितियों में विद्युत क्षेत्र सुगमता से ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। यानी कि ऐसी जगहों पर गॉस का नियम का उपयोग किया जाता है जहां पर सीमित सिमिलरली एक जैसे 2 या 4 बिंदु होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र यदि ज्ञात करना होता है तो हम किसी एक बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके बाकी सभी बिंदुओं का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सममित आवेशित स्थितियों के लिए गॉस का नियम प्रयुक्त होता है, और ये बात सबसे स्टार्टिंग की लाइन में लिखी गई है। इसके बाद जैसे कि एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ये है जैसा एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट या बाहर, निकट बाहर, ठीक है, एक ही बात है। आवेशित तार के निकट या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक आवेशित तार होगा जिसके बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप आवेशित तार, जैसे कि सपोज दैट ये एक आवेशित तार है, ठीक है, और इस आवेशित तार के बाहर बिंदु, यहाँ कोई बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप इस बिंदु की दूरी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ इतनी दूर भी कर सकते हैं और इतनी दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु की दूरी आप घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो कोई भी एक चालक तार ले लेंगे, सीधा होना चाहिए और अनंत लंबाई का होना चाहिए, मतलब काफ़ी लंबी लेंथ का एक तार होना चाहिए जिसके बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने किसी प्रकार के यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। देखिए, इस डायग्राम को स्टार्टिंग से बनाया कैसे गया है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक ऐसा कोई सीधा तार है, ठीक है, और इस तार पर प्लस क्यू धन आवेश की प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश प्रेजेंट है। आपको एक पूछने लगे कि भाई इससे आर दूरी पर, आर दूरी 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 कुछ भी सेंटीमीटर में दूरी होगी, ठीक है, या मीटर में दूरी होगी। इस तार से इतनी दूरी पर कोई बिंदु ले, ठीक है, पॉइंट P ले, और पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कैसे कितनी होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें गॉस की परिमिति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु P से गुजरने वाला कोई गॉसियन पृष्ठ मान लूँ, ठीक है, ऐसा एक पृष्ठ मान लूँ, ऐसी एक सर्कल या ऐसा एक कर्व या ऐसा एक बेलन मान लूँ जो आवेशित वस्तु को, आवेशित तार को चारों ओर से घेर ले, ठीक है। मुझे क्या करना है, आवेशित वस्तु को चारों ओर से घेरना है, ठीक है। ऐसा कोई वक्र पृष्ठ या ऐसे कुछ वस्तु का अपने माइंड में कल्पना करनी है, दिमाग में कल्पना करनी है कि पूरा का पूरा आवेशित तार जो हम कल्पना करेंगे उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ एक लंबा, अगर ये तार है तो ठीक है, और ये किसी हमें चीज़ के अंदर चाहिए, तो बताइए गोले के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गोले से ज़्यादा बेटर रहेगा अगर तार की दूरी सीमित नहीं है, ठीक है, असीमित है, लंबी दूरी है, तो उसको तो गोले में नहीं लिया जा सकता ना, तो उसको लिया जा सकता है बेलन के अंदर। तो हम यहाँ तार को किसी बेलन के अंदर लेंगे। बेलन के अंदर लेना मतलब ऐसा नहीं कि बेलन के अंदर तार को रख लिया, ऐसा नहीं है। हमें बेलन के अंदर तार को मानना है बस, ठीक है। तार को क्या है, मानना है, कल्पना करनी है ऐसे कि सपोज दैट, मान लीजिए एक तार बेलन के अंदर है, ठीक है। मैं आपको बेलन भी दिखाऊंगा कैसे, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए पहले मैं दिखाई देता हूँ बेलन। ये देखिए इस टाइप का, ये एक लंबा तार है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं दिखाऊंगा। ये एक लंबा तार है, ठीक है, और ये नीचे भी निकला हुआ है, यहाँ पे एक सीख की मदद से हमने बनाया है, इसमें कुछ कागज लगे और कुछ थर्मोकोल, ठीक है। तो देखिए ये एक लंबा तार है, ठीक है। इस तार के बाहर हमें बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तार से बाहर। अब तार से देखिए, एक तार लटका लिया हमने, ठीक है,
उससे बाहर कितनी भी दूरी पर हम पॉइंट P मान सकते हैं। हमने बताया था कि तार अगर आप यहाँ हैं तो पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं, पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। हमने पॉइंट इसके करीब रखा, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इससे r दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र हम लोग लेते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है P से r दूरी, ऐसे तार पर से r दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होगा, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करनी होगी, ऐसे जो इसे चारों तरफ से घेर ले, चारों तरफ से घेर ले, ऐसे जैसे ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब इस तार से इतनी दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P मान लिया हमने और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो तार से बिंदु P तक की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, ठीक है। उस दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से। अब इस गॉसियन बेलन को भी तो कल्पित करना तार के चारों ओर। हम मान लेंगे तार के चारों ओर, ये लीजिए, ये एक बेलन है इस प्रकार से, और तार इसमें ऊपर भी निकला हुआ है और नीचे भी निकला हुआ है, ये बेलन है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अगर हम लोगों ने बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया तो हम बता सकते हैं कि तार के चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तार के चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये बात हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसका इस तरफ से पार्ट खुला हुआ रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम अंदर देख सकें कि भाई क्या क्या है यहाँ पे। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए पॉइंट P हम लोगों ने मान रखा, इसके क्षेत्रफल की दिशा बताइए। कल के लेक्चर में हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया क्षेत्रफल दिशा। इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, इस पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश। अभिलंब कैसे, बिंदु P पर अभिलंब खींचा जाएगा बाहर की ओर, इस दिशा में, ठीक है। कैसे, बाहर की ओर। तो इसके जो अभिलंब की दिशा है वो बाहर की ओर है, ठीक है, आपकी ओर है। इसके अभिलंब की दिशा आपकी ओर, तो इसके विद्युत क्षेत्रफल की दिशा कैसे है, इस एरिया के क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर। जिस दिशा में अभिलंब उसी दिशा में क्षेत्रफल की दिशा होती है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये, अगर ये तार धनावेशित है, धनावेश से क्या होता है, धनावेश से हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे सभी दिशाओं में। धनावेश से क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये अगर तार धनावेशित है तो इससे तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकल रही होगी, ऐसे भी निकल रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, पीछे भी आ रही होगी, सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी। अगर कुछ विद्युत बल रेखाएं इससे सभी दिशाओं में निकल रही है, कुछ क्या सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकल रही हैं, तो बहुत कम मतलब या कुछ वैद्युत बल रेखाएं तो इस बिंदु P से भी गुजर जाएंगी, या बिंदु P के चारों ओर का जो छोटा सा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से भी गुजर जाएंगे, ठीक है। अगर तार से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो 1 2 4 5 कुछ बल रेखाएं तो इससे भी गुजरेंगी, और जितने इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो ही उससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, और विद्युत फ्लक्स की मदद से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसका विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु का हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर दिया तो हम पूरे के पूरे जितना ये बेलन है सारे बेलन का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से समाकलन करके। आगे बात समझ। तो हम लोगों को बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव मानना है, D है, जिसकी दिशा अभिलंब की दिशा के अनुदिश, और जो बल रेखाएं निकलेगी वो भी इसके अंदर को निकलेंगी, और बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी, बल रेखाओं की दिशा भी बाहर की ओर ही होगी, ठीक है। तार से जो भी कुछ निकलेगा, जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी कुछ वैसे निकलेगी, तो इसमें से कैसे निकलेगी, लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, ठीक है। तो ये लंबवत विद्युत बल रेखाएं, इससे क्या होगा, इससे क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है, DA की दिशा और विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उनकी दिशा दोनों एक ही हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल की दिशा भी वही और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम लोगों ने इसी का एक स्मार्ट वर्जन यहाँ पे बना कर रखा है, ये रहा, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा सा है, इससे तो क्लियर है, यहाँ ही समझाने के लिए बनाया है।
कि भाई ये एक आवेशित तार है, तार के बाहर r दूरी पर एक बिंदु P है, P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम बिंदु P के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ का रूप में क्या माना, बेलन की हम लोगों ने कल्पना कर ली। अब बेलन के पृष्ठ पर बिंदु P है, ठीक है, और बेलन के पृष्ठ पर यदि बिंदु P है तो हम पृष्ठ बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA मान लेते हैं, ठीक है। और dA क्षेत्रफल की दिशा कैसे है, अभिलंब की दिशा के अनुदिश, ठीक। और जो विद्युत बल रेखाएं यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी, वह विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेगी, वो भी अभिलंब की दिशा के अनुदिश निकलेगी, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र और dA अवयव का क्षेत्रफल दिशा एक ही है, ठीक है, एक ही है। E की दिशा भी ऐसे ही है और dA की दिशा भी ऐसे ही है, ठीक है, उसी साइड में। अब हमें इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके पहले एक बात और होती है इम्पोर्टेंट, कि विद्युत बल रेखा देखिए, गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने दिया था, गॉसियन पृष्ठ में सिर्फ यहीं से विद्युत बल रेखाओं को ज्ञात किया जा सकता है। जो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी, कुछ यहाँ 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 से, ठीक है। जो विद्युत बल रेखाएं इस वक्र पृष्ठ से गुजरेंगी, ये जो गोल है, ठीक है, ये जो डब्बे के आकार का है, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं का हम लोग विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब तार से विद्युत बल रेखा निकलती कैसे है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तार से विद्युत बल रेखा ऊपर की ओर तो निकलने की नहीं, साइड में ही तो निकलेगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वक्र दिया गया है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इस वक्र से ही गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ भी होता है, ये पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। इसको बोलते हैं बेलन के समतल तल, बेलन के समतल तल, एक तल इस तरफ और एक ये तल इस तरफ, ठीक है। ये बेलन के समतल तल है, इन तलों से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। दूसरा एक बात और देख सकते हैं, इस क्षेत्रफल की दिशा कैसे है, अभिलंब की ओर। इस क्षेत्रफल का ये जो गोल एरिया है, ये एरिया, इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूँ, इस क्षेत्रफल की दिशा कैसे है, ये सी की ओर, जहाँ ये जा रही है, ठीक है, वो ही इस क्षेत्रफल की दिशा है। अब क्षेत्रफल की दिशा तो होगी ऊपर की ओर, ठीक है, और तार से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी इस ओर, ठीक है। तो दोनों में देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बन गया ना 90 डिग्री का एंगल। ये क्षेत्रफल की दिशा, ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम देखेंगे वहाँ क्या होगा, ठीक है। ये जीरो कैसे हो जाएगा वो बताएंगे आपको। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आती है घनत्व की, ठीक है, रेखीय घनत्व, चालक तार का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए 100 आम है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास 50 आदमी हैं, उनको आम बांटने हैं, तो कितने आम आएंगे, एक आदमी से 2 आम आ जाएंगे, समझ रहे ना, 2 आम आ जाएंगे। अब यदि हम लोग यही 100 आम को 10 आदमियों में विभाजित करें, 10 आदमियों को बांट दें, तो क्या होगा, एक आदमी के हिस्से में 10 आम आएंगे, ठीक है। अगर आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो आमों की संख्या कम होगी, और यदि आदमियों की संख्या कम होगी तो आम की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए, जब कोई बड़ी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो वो कहलाता है घनत्व। वो क्या कहलाता है, घनत्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि 100 सेंटीमीटर का तार है, 100 सेंटीमीटर, और इस पर हमें 1000 वोल्ट की बिजली, एम्पियर की बिजली प्रवाहित करनी है, ठीक है। तो 1 एम्पियर में कितनी विद्युत धारा होगी, 1 सेंटीमीटर में कितनी विद्युत धारा है, कितना आवेश होगा, 1 सेंटीमीटर में कितनी विद्युत धारा है, कितना आवेश होगा, ठीक है। 1000 वोल्ट है, 100 से डिवाइड करो, 1 सेंटीमीटर में 10 कूलाम आवेश होगा, या 10 एम्पियर धारा होगी, ठीक है। और ये जो आपको 100 सेंटीमीटर लंबी एक तार में
1 मीटर 1 सेंटीमीटर का जो हिसाब निकाल के देता है यही होता है घनत्व। ये क्या होता है? घनत्व। जब बड़ी चीज कम लोगों में बांटी जाती है तो घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे 100 आम 10 लोगों में बांटेंगे तो आमों की संख्या ज़्यादा होगी, इसका मतलब घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। और जब 100 आम 50 आदमी में बांट दिए जाएंगे, दो एक आदमी के हिस्से में आम आएंगे, तो इसका मतलब घनत्व कम है। घनत्व किसका कम या ज़्यादा होता है? जो चीज़ बांटी जाती है उसी का घनत्व होता है। जैसे 100 आम को 10 आदमियों में बांटेंगे तो हम कहेंगे आम घनत्व ज़्यादा है, आमों की संख्या ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा का मतलब आमों की संख्या ज़्यादा है, जिन पर बांटा जाएगा उनकी संख्या कम है, ठीक है, ये बात होती है। इसी प्रकार से यहाँ आवेश के मामले में होता है लैम्डा। लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा होता है घनत्व, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व मतलब जो सीधे रेखा जैसे अनुमानित तार होते हैं उनके लिए बोला जाता है लैम्डा। लैम्डा होता है रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्या होता है? रेखीय घनत्व होता है तार की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, रेखीय घनत्व। घनत्व तार की एकांक लंबाई। अगर नजर ना आ रहा हो आप लिख लीजिए, मैं बोल के लिख रहा हूं। तार की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं, ठीक है। रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं। रेखीय घनत्व क्या है? तार की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। आगे बात समझ, ये होता है रेखीय घनत्व। मतलब कि एक आवेश को पूरे के पूरे तार में समान रूप से बांटना, ठीक है, और बंटने के बाद जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? रेखीय घनत्व। चलिए, अब मैंने लगभग इसके बारे में सभी बातें बता दी हैं। अब हमें बस इसके बारे में ये लिखना है कि ये बना कैसे, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। मैं इसको क्लिक कर दूं। देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। जो हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं वही हमें लिखना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है। माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। बिल्कुल भाई, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिस पर आवेश प्लस क्यू है, तथा इस तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। रेखीय घनत्व लैम्डा है। लैम्डा का मतलब क्या है? जो आवेश तार को दिया गया है वो पूरी की पूरी लंबाई में समान रूप से विस्तृत करना या बांटना, ठीक है, वो काम लैम्डा का है। इस तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है तथा नहीं, आगे लिखा, माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ भाई, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस पर हमें क्या करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे जिसकी लेंथ कितनी है? L है। ये बात भी इसमें लिख दी गई है। सममिति के कारण बेलन के प्रत्येक बिंदु का क्षेत्रफल a है, ठीक है। सममिति के कारण क्या मतलब? ये वक्र होता है। वक्र तो सभी जगहों से समान होता है, ठीक है। वक्र क्या होता है? सभी जगहों से समान होता है, तो इसको सममित मान सकते हैं। दूसरी बात, वक्र के प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी हमेशा इक्वल ही होगी, ठीक है। अब आप लोग बिंदु यहाँ ले लीजिए, बिंदु यहाँ ले लीजिए, चाहे बिंदु यहाँ ले लीजिए, ठीक है। ये बेलन है तार के चारों ओर का, और ये जो तार है ये बेलन के सेंटर पर है, ठीक है। तो इस वक्र पृष्ठ पर कोई भी बिंदु ले लो, उसकी दूरी क्या होगी? तार से r, त्रिज्या के बराबर, ठीक है। किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। तो देखिए बिंदु P मान लिया हमने, ठीक है,
और बिंदु P से इसकी दूरी भी हम लोगों ने डिफाइन कर ली। अब आगे देखिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, वो भी हम लोगों ने कर दी। तो अब इससे आगे देखते हैं, क्षेत्रफल A है तो प्रत्येक बिंदु का क्षेत्रफल भी एक समान होगा। अब गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P का विद्युत क्षेत्र तो क्या तो निकालेंगे आसानी से, क्या करेंगे, बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल मान लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे, ठीक है, इतना छोटा कि बिंदु P के जितना ही हो बस लगभग। अच्छा जी आगे देखते हैं, क्षेत्रफल dA लेते हैं तथा dA क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। अब हम dA क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, यानी कि dA क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। dA क्षेत्रफल की दिशा dA पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। dA क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, dA से बाहर की ओर, ठीक है, dA से बाहर की ओर अभिलंब की दिशा में खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश बाहर की ओर तथा dA वेक्टर से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर E लिख लीजिए, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र लिखना है, ठीक है। गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा भी dA पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश बाहर की ओर होगी, यानी कि dA क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, वो विद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में होगा, अभिलंब की दिशा में, क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश। अब आगे देखिए, तो अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अवयव dA वेक्टर कहाँ पे है, ये रहा, अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi E इजिकल टू E इंटू dA वेक्टर। अब यहाँ पर d लगाया है क्योंकि छोटे क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, अगर हमें संपूर्ण का करना हो तो उसके बाद में करेंगे, चलो पहले इसे देख लें, d phi E इजिकल टू E dA cos थीटा, ये आ गया जी एंगल क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र के बीच में, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है, ये क्या है, ये है बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, ये, ठीक है। हमें निकालना पूरे के पूरे वक्र पर कितना विद्युत क्षेत्र है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, d phi E, इसके यहाँ पे क्या लगा देंगे, समाकलन, जैसे ही समाकलन करोगे dx बराबर E विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र इसमें परिवर्तित नहीं होने का, जब तक तार पर यह आवेश रहेगा, आवेश के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, ठीक है, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, तो आवेश और विद्युत क्षेत्र को तो बदला ही नहीं जा सकता, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, एक बार जो दे दिया तो वो दे दिया, क्षेत्रफल E। अब बचा कोस थीटा और dA क्या है, dA है ये बिंदु P का क्षेत्रफल। अब बिंदु P, एक बिंदु P तो यहाँ पर है, एक दूसरा बिंदु P बिल्कुल ठीक ऐसे ही यहाँ नीचे है, एक ऐसे ही तीसरा है, ठीक है, तो बिंदु P तो यहाँ पर अनेक हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अगर अनेक बिंदु P हम लोग मानेंगे तो इन सभी बिंदु PO का, जितने भी बिंदु P इस पर हैं और जितने भी इस साइड में है, ठीक है, सारे के सारे बिंदु P का विद्युत क्षेत्र निकालें और ऐड करें। अब वो तो संभव नहीं है, उसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करा जाए, समाकलन कर दें, dA cos थीटा। अब dA हम लोगों ने समाकलन कर दिया, समाकलन करके क्या होगा, समाकलन करके इस बेलन के वक्र पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका मतलब है ऐसे, अर्थात A बराबर गोले का बेलन का क्षेत्रफल,
बेलन का क्षेत्रफल। अब ए बराबर बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल दो भागों में बटा हो जाता है, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्र वाला पहले लिखेंगे, वक्र वाला मतलब ये जो गोल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल 2πr_l प्लस समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल। समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे? ये ऊपर की ओर जो दिखाए गए थे, ये समतल पृष्ठ, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ ये कैसा है? ये गोले जैसा दिख रहा ना, तो इसका फॉर्मूला 2πr², ठीक है। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? 2πr², ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूसली करना है। देखिए ये हो गया। अब इससे वैद्युत फ्लक्स तो गुजरेगा नहीं, वैद्युत फ्लक्स को नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बल की दिशा ऐसे, तार की दिशा ऐसे है, ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे है और विद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। कितने का? 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ थीटा बराबर 90 रख दूँ तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं पहले। फाई ई इजिकल टू ई इंटू 2πr_l प्लस 2πr² इंटू कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले इसके बारे में लिखेंगे। 2πr² को छोटा क्यों गया? मैं एक बार कैमरे में फ्रेम चेक कर लूँ कैसा आ रहा। हाँ, अभी तो बची हुई है स्पेस, तो लिख सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा, यहाँ से देखिए, चूँकि बेलन के समतल पृष्ठों से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, क्योंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, इसलिए ये क्या करेगी? यहाँ से विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, और जब यहाँ से विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, लंबवत है। अतः समतल पृष्ठों में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पृष्ठों से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा तो उनका कोई लाभ नहीं है, तो उनसे कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अतः समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल छोड़ने पर, दोनों का क्या करेंगे हम लोग? समतल पृष्ठ क्षेत्रफल हटा देंगे यहाँ से। चलिए, ये बात जो हमने यहाँ हिंदी में लिखी उसको यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। फाई ई इजिकल टू ई इंटू 2πr_l, ठीक है, 2πr_l ये हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, और इसकी जगह पे क्या कर दिया? 0 इंटू कोस थीटा, ये हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इजिकल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण 2, ठीक है। 2 का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो जी रखो, यहाँ फाई ई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। मैं ई को अकेला छोड़ दूंगा, बाकी सब इस साइड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्या हूँ अपॉन आर एल, ठीक है। ये आर एल इस तरफ डिवाइड में आएगा, 2 पाई इस साइड डिवाइड में आएगा, ये एप्सिलॉन नोट यहाँ पर है ही, और यहाँ बचेगा इस साइड में ई। एक बार फ्रेम में चेक कर लो ये आ रहा है नहीं, हाँ जितना लिखा है इतना तो आ गया फ्रेम में, ठीक है। इससे आगे लिखने के यहाँ, तो ये ई की वैल्यू हो गई, ई बराबर, मैं यहाँ पे लिख दूँ ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया यहाँ पे। और मैं एक बात और बोल दूँ यहाँ पे, यहीं पे लिख रहा मैं, हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा बराबर क्या हूँ अपॉन एल, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और यदि यहाँ से क्या की वैल्यू निकाली जाए तो क्या बराबर हो जाएगा, क्या बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो चलिए ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट क्या डिवाइड बाई आर एल, और मैंने आपको अभी भी बताया ये जो क्या है, क्या के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे मैं लैम्डा इंटू एल कर रहा, लैम्डा एल, ऐसे एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो ई बराबर बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सके कैलकुलेशन में, तो हम लोग क्या करें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ही भाग कर दें, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ऊपर बचेगा लैम्डा, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया जी, निकल गया, ठीक है। किसी भी चालक तार के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का ये सूत्र है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये ठीक है। ये क्या है, तार के बाहर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब ये इन्होंने यहाँ पर जो निकाल के दिखाया, ये पूरे बेलन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है यहाँ, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें अगर फ्रेम से बाहर हो तो आप लोग, मैंने बोल रखा है उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं जल्दी से। अब नंबर आता है, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट या चादर कह लीजिए, ठीक है, चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर या प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल एक हुक के जैसा मान सकते हैं, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। ये एक प्लेट है, मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट पर अचालक आएंगे, ठीक है। इसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं हो सकती, दैट इज ए न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आवेशित करना है, इसको आवेश देंगे कहीं से बाहर से, प्लस क्यों आवेश इसको दिया गया है, ठीक है। और इस को जब आवेश दिया गया है तो ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, इस ओर भी धनावेश आ गया और इस ओर भी धनावेश आ गया, ठीक है, ऐसे। अब धनावेशित प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए प्लेट ऐसे रखी हुई है और इसके बाहर यहाँ बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब प्लेट पर यदि धन आवेश है इस ओर भी और इस ओर भी, ठीक है, तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब प्लेट पर यदि यहाँ धनावेश है तो यहाँ से विद्युत बल रेखा निकलेगी इस ओर, ठीक है, ऐसे सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं इस ओर निकलेगी। और अगर इस ओर भी धनावेश है तो यहाँ से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो दोनों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी,
ठीक है। अब हम लोग कहने लग जाए कि बिंदु P यहाँ पर है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम केवल और केवल यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, हमें इस और भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। जितनी दूरी पर यहाँ बिंदु P होगा उतनी ही दूरी पर सिमिलरली एकदम सममित एक समान यहाँ पर भी एक बिंदु P डैश होगा। ठीक है, यहाँ बिंदु P और यहाँ इस और बिंदु P डैश। हमें बिंदु P पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी और बिंदु P डैश पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, दोनों बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो इस प्लेट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, प्लेट के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ऐसे नहीं कि एक ओर कर दी और दूसरी ओर छोड़ दिया। अगर हमें प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है किसी बिंदु पर तो हमें इस ओर भी करना पड़ेगा और इस ओर भी करना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो चलिए हमने इसी प्रकार की यहाँ एक प्लेट बनाई है। ठीक है, अब हमें करना क्या पड़ेगा, एक प्लेट लेंगे, ऐसे इस प्लेट से गुजरने वाला एक गॉसियन बेलन गुजरेगा। ठीक है, हम प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। देखिए ये अचालक प्लेट ली, अचालक प्लेट को धनावेश दिया। ठीक है, धनावेश देने के बाद बिंदु P से क्या प्लेट के तल से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया हम लोगों ने। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, यहाँ बीच में इसका तल है तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r है। ठीक है, और इससे पीछे चलेंगे तो मतलब ये बैकग्राउंड में है ना, ऐसे एक बिंदु इस ओर है, एक बिंदु इस ओर है। तो वहाँ 3D में तो हम दिखा नहीं सकते, 2D में है। ठीक है, तो एक r इस तरफ और इतनी ही दूरी पर r पीछे की तरफ बिंदु P डैश है। ठीक है, ऐसे। अब हमें बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, एक गॉसियन बेलन खींचना पड़ेगा। ठीक है, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करनी पड़ेगी जिससे कि बिंदु P जो है वो गॉसियन बेलन के अंदर आ सके। अगर बिंदु P गॉसियन बेलन के अंदर आ गया तो हम बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने चादर ली, धनावेश दिया, इससे r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, और बिंदु P से पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन बेलन हमें कर्वित करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिंदु P जैसे यहाँ है इसी प्रकार से हम इसके दूसरी ओर, चादर की दूसरी ओर बिंदु P डैश लेंगे। ठीक है, और बिंदु P डैश से भी गॉसियन बेलन गुजरना चाहिए। गॉसियन बेलन के दोनों सिरों के बीच में, दोनों सिरों के अंदर क्या आना चाहिए, बिंदु P व P डैश, तब जाके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बिंदु P को गॉसियन बेलन के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखो गॉसियन बेलन के अंदर आ गया और ये P डैश भी गॉसियन बेलन के अंदर आ गया। अब हम बिंदु P के चारों ओर एक लघुअवयव क्षेत्रफल dA मान सकते हैं। बेलन क्या होता है, बेलन एक समान होता है। ठीक है, सभी तरीके से, मतलब कि लेंथ तो डिफरेंस हो सकती है r। ठीक है, हर जगह क्या होगी, सेम होगी। अब हम लोगों ने ये बेलन ले लिया, ये भी बेलन के रूप का ही है। इसकी त्रिज्या यहाँ नापो, यहाँ नापो, यहाँ नापो, कहीं भी नापो, क्या होगी, इक्वली आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी ये। ठीक है, तो बेलन एक पाइप के तरीके का होता है। बस ये मान लीजिए बेलन क्या होता है, पाइप होता है। ठीक है, और पाइप हमेशा मतलब सीधा होता है और सब गोल होता है। ठीक, ऐसे। और उसकी जो अक्ष से जो त्रिज्या होती है वो हर एक जगह इक्वल होती है, समान होती है। और आगे देखिए बिंदु, ये गॉसियन बेलन है, गॉसियन बेलन के प्रत्येक बिंदु का क्षेत्रफल हम एक समान मान लेते हैं। ठीक है, कैसा मान लेते हैं, एक समान मान लेते हैं कि भाई बेलन का क्षेत्रफल प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी लीजिए वो एक समान ही आएगा। ठीक है, आप बिंदु P यहाँ ले लीजिए तब भी तो क्षेत्र जो यहाँ का चारों ओर का क्षेत्रफल dA ही होगा। आप बिंदु P यहाँ ले लीजिए तब भी ये क्षेत्रफल dA ही होगा। ठीक है, तो सभी प्रत्येक बिंदुओं पर गॉसियन बेलन के क्षेत्रफल को एक समान माना जा सकता है। ठीक है, ऐसे
ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के इक्वल ही है, बस ये बात है। हाँ दूरी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग है, वो अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हमें बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब लगभग DA क्षेत्रफल मान लिया है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं तो निकलेगी। इस और प्लेट के जो बाहर की ओर है वहां भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, और प्लेट की जो पीछे की ओर है यहाँ भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। लेकिन विद्युत बल रेखाओं की दिशा अलग अलग होगी, एक की दिशा उस साइड और एक की दिशा इस साइड। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब हम लोगों ने ये थ्योरी पहले से ही लिख रखी है, क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, एक लंबी सी थ्योरी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया आपने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लिख रखी है। ठीक है, थ्योरी भैया बड़ी इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो थ्योरी एकदम बकवास है। ठीक है, इसको लिखने में कुछ नहीं होता है, बस एक कविता की तरीके से लिखते जाना है। ठीक है, और आप लोग जितनी अच्छी थ्योरी कंप्लीट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा आगे चल के एग्जाम्स में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में तो इसका बेनिफिट चाहे भले ही मतलब आपको ना लगे, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो वहाँ एक्स्ट्रा थ्योरी का एक अलग ही हमें अच्छा महसूस होता है पढ़ के। ठीक है, क्योंकि उससे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने का, इस थ्योरी के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने का जो आपको ना पता हो। ठीक है, प्लेट से रिलेटेड। ठीक, ऐसा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी सी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है, डेरिवेशन करते हैं और आधी अधूरी बातों का ही पता चल पाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माना एक अंत विस्तार की अचालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश विसरित है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसा हम लोगों ने लिखा है वैसा ही लिखा है। माना एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के दोनों सिरों पर, दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश विसरित है। प्लेट के इस ओर भी प्लस क्यू आवेश है और प्लेट के इस ओर भी प्लस क्यू आवेश है। इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा, देखिए पिछली बार जो हमने तार का पृष्ठ घनत्व बोला था वो था लैम्डा, अब की बार है सिग्मा। अलग अलग चीजों का अलग अलग आकार के हिसाब से पृष्ठ घनत्व लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। चादर का प्लेट का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है सिग्मा। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है किसी एक चीज को छोटे छोटे भागों में समान रूप से बांटना। जैसे कि यहाँ पर पृष्ठ घनत्व की बात आई, तो जो भी इसका क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए a है और इस पर आवेश है क्यों। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है a और इस पर आवेश कितना है क्यों। तो a के प्रत्येकांक हिस्से में, a के छोटे से छोटे हिस्से में, a क्षेत्रफल के छोटे से छोटे हिस्से में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, प्लेट का पृष्ठ घनत्व, अर्थात सिग्मा बराबर क्या अपॉन a। अगर हम आवेश को क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्लेट के छोटे से छोटे हिस्से पर, छोटे से छोटे क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हमने विभाजित कर दिया है। ठीक है, प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल, प्रत्येकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बनने वाला एक बड़ा क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए, इसमें सपोज कीजिए ये DA अवयव है, ये देखिए ये कितने सारे ऐसे बॉक्स बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे बॉक्स बनाए जा सकते हैं ना। तो अब हमें पता है कि इस पर पूरी प्लेट पर आवेश क्यों हुए हैं। ठीक है, और कोई आपसे पूछे कि इस छोटे से क्षेत्रफल पे आवेश बताइए, तो फिर कैसे बताओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों आवेश को पूरे क्षेत्रफल से भाग करना पड़ेगा, जिससे कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल का पता चलता है। प्रत्येकांक क्षेत्रफल मतलब पूरे क्षेत्रफल के छोटे 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 टुकड़े। ठीक है, और उन टुकड़ों पर आवेश की मात्रा, उन टुकड़ों पर आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, उन टुकड़ों पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ घनत्व। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ लेते हैं। पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्या अपॉन a। इस प्लेट के पृष्ठ घनत्व, इस प्लेट के पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है। प्लेट के पृष्ठ या समतल तल मान कह लीजिए से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि धनावेशित प्लेट के दोनों
पृष्ठों पर एक समान रूप से एक समान तथा विपरीत दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। देखिए प्लेट धनावेशित है, प्लेट धनावेशित है, प्लेट के दोनों पृष्ठों से एक समान तथा विपरीत दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ये बात दिख भी रही है, हम लोग को समझ भी आ गई है, और समझ में आ गई है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है। प्लेट धनावेशित है, इस ओर भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, इस ओर भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, ये सिंपल सी बात है। चलिए, अतः प्लेट के दूसरी ओर भी एक सममित बिंदु P डैश मानते हैं। ठीक है, प्लेट के इस ओर तो हम बिंदु P मान नहीं लेंगे r दूरी पर, इस ओर भी हमें एक दूसरा बिंदु P डैश मानना पड़ेगा। अब जो लोग थ्योरी कम लिखवाते हैं या छोटी थ्योरी लिखवाते हैं, वो लोग इस बात को कंफर्म नहीं कर पाते कि भाई हमने प्लेट के इस ओर बिंदु P लिया है तो इस ओर बिंदु P डैश क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इस ओर बिंदु P लिया है तो इस ओर बिंदु P डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमें प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, ये नहीं पूछा गया किस ओर। ठीक है, प्लेट के दोनों ओरों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, इस ओर भी और इस ओर भी। ठीक है, हमें ये तो नहीं बताया गया कि प्लेट के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, प्लेट के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। दूसरी बात, प्लेट के इस ओर और इस ओर, क्योंकि आवेश समान है, दूरी इक्वल है, तो दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होगी। ठीक है, चलिए, तो दूसरी ओर भी हमें बिंदु P डैश मानना होता है। ठीक है, मानते हैं, तथा बिंदु P व P डैश से गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। देखिए, अगर हम हवा में ही बिंदु P को लटकाए रखेंगे तो हम उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, स्थित आवेशों में क्या होता है, हमें गॉसियन बेलन या गॉसियन वक्र या गॉसियन गोले की कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे कि एक एरिया, एक दायरा हो जाता है बिंदु के चारों ओर। ठीक है, बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्रफल हम लोग मान सकते हैं, लघु अवयव dA मान सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बिंदु से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, अगर हम विद्युत बल रेखाओं की गणना नहीं कर सकते तो हम विद्युत क्षेत्र की गणना भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन बेलन खींचा। गॉसियन बेलन क्या है, ये जो पाइप के आकार का दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी निकला हुआ है। अच्छा, गॉसियन बेलन की लंबाई इतनी रखनी है ताकि बिंदु P व P डैश दोनों गॉसियन बेलन के अंदर आ जाए। चलिए देखते हैं आगे, जिसके दोनों सिरों में बिंदु P व P डैश आ जाए। माना गॉसियन बेलन के सभी बिंदुओं का क्षेत्रफल एक समान है। गॉसियन बेलन के सभी बिंदुओं का क्षेत्रफल एक समान का मतलब है कि बिंदु P यहाँ है, यहाँ भी क्षेत्रफल इतना ही है। अगर बिंदु P यहाँ होता तो यहाँ भी क्षेत्रफल इतना ही होता, बिंदु P यहाँ होता तो यहाँ भी गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल उतना ही होता। सभी बिंदुओं पर गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल एक समान है, ये बात करेंगे आगे। अब बिंदु P व P डैश के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव क्षेत्रफल dA, ये हम लोग ले लेते हैं dA। ठीक है, dA लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोग इससे फायदा ये होगा कि हम इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ होगा कोई, तभी तो उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हुई हम लोग देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं उसकी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यह मान लेते हैं बिंदु P व P डैश पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल E की दिशाएं dA अवयव पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश बाहर की ओर होगी। देखिए, ये जो dA अवयव है, इसके क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, यानी कि बाहर की ओर। और इस पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी, प्लस क्यों से विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी, ऐसे बाहर की ओर निकलेगी ना, ऐसे। तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी बाहर की ओर है और क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर है। ठीक है, तो दोनों दिशाएं एक ही हैं। तो यहाँ पर इसी बात को लिखा हुआ है। देखिए, बिंदु P व P डैश पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशाएं dA अवयव पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ये लाइन आपको समझ में आने लग गई होगी, क्योंकि हमने इसको कई बार पहले भी रिपीट कर रखा है। ठीक है, और हर एक डेरिवेशन में आती है। चलिए, अब हम लोगों को करना क्या है, बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi E1 phi E डैश, देखो यहाँ पर भी क्षेत्रफल उतना ही है,
और यहाँ पर भी क्षेत्रफल उतना ही है। यहाँ से भी विद्युत बल रेखा उतनी ही गुजरेगी, यहाँ से भी विद्युत बल रेखा उतनी ही गुजरेगी। ये भी प्लेट के तल से r दूरी पर है, ये पीछे की ओर भी प्लेट से r दूरी पर ही है, तो दोनों चीजें सेम सेम तो है, सेम सेम है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ φ1 बिंदु P के लिए डिनोट किया है ताकि हम विचल ना सके, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो सके, इसलिए लिखा है बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE1 बराबर φE डैश। अच्छा, डैश किस लिए लगाया गया है? डैश इसलिए लगाया गया है ताकि जब हम कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो φE और φE में कंफ्यूज ना हो सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर φE डैश लगाया। अब देखते हैं बिंदु P डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो φE2 बराबर φE1 φE डैश, ठीक है, E1 नहीं है, φE डैश। दोनों के दोनों इक्वल है, E1 भी और E2 भी दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बिंदु P सब कुछ वहाँ सेम सेम है, जो बिंदु P में है वही बिंदु P डैश में है। इसके बाद दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग याद कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? φE इजकल टू φE1 प्लस φE2, φE इजकल टू φE1 की वैल्यू φE डैश प्लस φE2 की वैल्यू φE डैश, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 φE डैश हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ये φE डैश की वैल्यू लिखी है, φE बराबर विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, अब वेक्टर को हटा देते हैं। देखिए φE इजकल टू 2 E वेक्टर डॉट DA कोस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग दोनों यहाँ पर हमने वेक्टर तो हटा दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इजकल टू, देखिए बिंदु P और यहाँ बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र E और DA दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0। यहाँ पर भी देखिए बिंदु P के क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर और E के क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वे सारी की सारी बाहर की ओर ऐसे पुश होगी, ठीक है, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा में कोई कोण नहीं है, कोई एंगल नहीं है, तो थीटा बराबर 0। अब थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैं यहाँ लिख दूँ थीटा बराबर 0, तो φE बराबर आ जाएगा 2EDA, बस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके बाद DA, हम संपूर्ण चादर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है, संपूर्ण चादर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, संपूर्ण चादर या प्लेट के पृष्ठ क्षेत्रफल से संपूर्ण प्लेट के कारण प्लेट के बाहर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता φE इजकल टू 2E समाकलन DA, ठीक है, ये हो गया φE इजकल टू 2E समाकलन DA। अब 2E2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, E क्या है? E तो एक बार जो चूंकि क्षेत्र उत्पन्न हो गया वो झुका तो रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होगा? DA। अभी तो हम लोगों ने यहाँ ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और अगर हम प्लेट के ठीक बाहर जितना ये एरिया है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सारे के सारे एरिया का निकालने लग जाए विद्युत क्षेत्र, तो फिर कैसे निकालेंगे? देखिए जितने भी यहाँ पर जितने भी बिंदु P होंगे, ठीक है, और जितना भी उनका क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल होगा, उस सारे क्षेत्रफल से गुजरने वाला हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। सबको एक साथ जोड़ेंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र की गणना कर पाएंगे, ठीक है। और हमें विद्युत क्षेत्र अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या कर देते हैं हम लोग? जोड़ तो नहीं करते, समाकलन कर देते हैं।
तो इसका समाकलन करने पर हमें पृष्ठ के बाहर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ समाकलन किया। अब समाकलन के बाद फाई ई इजगल टू 2E A ये आ जाएगा 2E A क्या है? प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल। जब तक D लगा हुआ था तब तक क्या था? छोटे किसी बिंदु का क्षेत्रफल। अब A लग गया है, D हट चुका है, समाकलन के कारण D हट चुका है, ठीक है। अब A कैपिटल रूप में आ चुका है, ठीक है। A क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा मतलब पूरे के पूरे प्लेट के बाहर के सभी बिंदुओं का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बात हो। अब शायद ये फ्रेम में ना आ रहा हो, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। नहीं आ रहा, अभी तो और भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं गॉस की परिमिति के अनुसार तथा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा गॉस की परिमेय के अनुसार फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की परिमेय ने तो हमें ये सब सिखाया है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा इतने में। या पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है ना, कभी वहाँ ना आए तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में फाई ई का मान समीकरण 2 से रखने पर, चलो जी, फाई ई की जगह पे मैं समीकरण 1 में क्या रख दूँगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 2E, ये यहाँ 2EA ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? E बराबर ये जो 2A है ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे, ठीक है। अब A अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल होता है? ये होता है क्यू अपॉन A के। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में, तो क्यू अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। E इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन A के स्थान पे क्या आ गया? सिग्मा आ गया। आगे बात समझ में? क्यू अपॉन A के स्थान पे क्या आ गया? सिग्मा। तो ये क्या है? ये है प्लेट के बाहर सभी बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्लेट के बाहर जितने भी बिंदु होंगे, जो प्लेट के बाहर, ठीक है, प्लेट के बाहर जो जितने भी बिंदु आएंगे, ठीक है, इसके बाहर इस प्लेट के सम्मित, ठीक है, जितने भी बिंदु आएंगे और इस ओर जितने बिंदु आएंगे, सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस सूत्र में R का उपयोग नहीं हुआ है, अतः प्लेट के बाहर सभी दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। सभी दूरियां, रे लिखा गया, दूरियों पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब आप लोग बिंदु P यहाँ लो तब भी विद्युत क्षेत्र इतना ही है, बिंदु P यहाँ लो तब भी विद्युत क्षेत्र इतना ही है, बिंदु P यहाँ लोगे विद्युत क्षेत्र उतना ही है, बिंदु P यहाँ लोगे तब भी विद्युत क्षेत्र इतना ही है। आगे बात समझ में? तो ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो मोस्टली सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है मेरी नज़रों में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, और क्लियर तो सब कुछ हो ही गया है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए अब नंबर आता है एक अनंत आवेशित चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। देखिए हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है,
आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट, पहले जो हमने किया था वो अनावेशित चालक प्लेट थी, ठीक है। अनावेशित मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब अचालक प्लेट थी, उसको आवेश दिया गया था, ठीक है। अब की बार चालक प्लेट है, आगे बात समझे, पिछली बार अचालक प्लेट थी, अब की बार चालक प्लेट है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, पहले चित्र को देख लीजिए। देखिए ये एक चालक प्लेट है, ठीक है। अब इस पर एक सिरे पर आवेश देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, आवेश विस्तृत हो जाएगा। यहाँ सभी तरफ आवेश एक समान रूप से विस्तृत हो जाएगा। इसको प्लस क्यों आवेश दिया गया है और इसके बाहर कोई बिंदु P रखा गया है, ठीक है। और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P की यहाँ दूरी नहीं बताई गई है कि भाई यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है कि प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r पर डिपेंड नहीं करती या बिंदु P की दूरी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बिंदु P को यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, ज़्यादा निकट भी ले सकते हैं और बहुत दूर भी ले सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसकी दूरी नहीं ली है। अब प्लेट का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो होता है सिग्मा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को, पिछली बार अभी पिछले ही टॉपिक पे। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्या वो अपॉन ए, ठीक है। तो वो प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेट के दो पृष्ठ हैं, एक वो पृष्ठ और एक ये पृष्ठ, ठीक है। ये प्रथम पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है। प्लेट के कारण विद्युत बल रेखाएं जो निकलेगी वे सभी दिशाओं में निकलेगी, ठीक है। इस ओर भी निकलेगी विद्युत बल रेखा और इस ओर भी निकलेगी विद्युत बल रेखा। ये मार्कर को क्या हो गया भैया, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, अभी मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, चलो अभी मिल नहीं रहा, इसी से कर ले काम अभी तो मैं ये बता रहा कि प्लेट के इस ओर भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इस ओर भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। जब समान रूप से दोनों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो हम इस ओर भी बिंदु P डैश मान सकते हैं, लेकिन ये चालक प्लेट है इसलिए हमें इस ओर बिंदु P डैश मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि चालक प्लेट है तो इसके इस पृष्ठ के कारण विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में, इसको मान लेंगे E1, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं E1 या विद्युत क्षेत्र E1 और इस दूसरे पृष्ठ के कारण, ये जो इस साइड का पृष्ठ है, इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वे धातु की प्लेट से तो आर पार हो सकती है ना। विद्युत बल रेखाएं धातु की प्लेट से तो आर पार हो सकती है, तो विद्युत बल रेखाएं दूसरे पृष्ठ के कारण भी हम इसी ओर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं E2, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के कारण भी E2 विद्युत बल रेखाएं किस ओर निकलेगी, उसी ओर निकलेगी। इस ओर भी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि इस ओर नहीं निकलेगी, इस ओर भी निकलेगी, ठीक है। लेकिन हम एक ही ओर मान सकते हैं क्योंकि धातु है, चालक है, चालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं आराम से गुजर सकती हैं और दूरी डिपेंड नहीं करती है बिंदु P पर कि बिंदु P कितनी दूर है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो देखा जाए इस पृष्ठ से बिंदु P नजदीक पड़ेगा, दूसरे पृष्ठ से बिंदु P दूर पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए इस प्रकार से हमने वहाँ एक ही बिंदु मान रखा है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। माना कि एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है, बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसा वहां पर है, ऐसे लिखा गया है। माना एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व मतलब पूरे के पूरे प्लेट का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के छोटे से छोटे हिस्से में एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। ये बात मैंने पहले भी समझा रखी है, ठीक है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्या अपॉन ए, ठीक है। यानी कि आवेश को संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से बांटना क्या करता है, पृष्ठ घनत्व है। सभी अलग अलग परिभाषा होती है पृष्ठ घनत्व की, ठीक है। अलग अलग रूप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको जैसे चलेगा आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं पृष्ठ घनत्व का क्लियर कर दूं। संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश विसरित करने को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एक थ्योरी तो ये होगी, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, या संपूर्ण प्लेट कह लीजिए, संपूर्ण प्लेट बोल रहा हूं, संपूर्ण प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण प्लेट के
एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आगे बात समझ, दोनों बातें एक ही है। एकांक क्षेत्रफल में समान रूप से आवेश की मात्रा, ये ही पृष्ठ घनत्व है बस, ठीक है, दोनों बात एक ही। चलिए अब इससे आगे देख लेते हैं। क्योंकि प्लेट के दो पृष्ठ होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्लेट के दो पृष्ठ होते हैं, तो प्रथम पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। हम लोगों ने E1 और E2 दोनों पृष्ठों के कारण, पहले पृष्ठ के कारण E1, दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये दोनों मान लिया, ठीक है। तो बिंदु P पर दोनों पृष्ठों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, ऐड करेंगे, E1 प्लस E2। हम जानते हैं कि प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले टॉपिक में, तो हमें पता है इस बात का। अब हम E बराबर क्या रखेंगे, E1 की जगह पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की जगह पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहले पृष्ठ के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है और दूसरे पृष्ठ के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ही रहेगी, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे 2/2 आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का हर इक्वल है, ठीक है, तो दोनों को ऐड किया जा सकता है, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इसके आगे का कार्य करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है, इस वीडियो में, और तीनों टॉपिकों में हमने मात्रक और विमाओं की बात नहीं की है, ठीक है। तो चलिए अब हम मात्रक और विमा देखते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने टॉपिक किया था अनंत लंबे सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तार के निकट। तो उसके लिए जो हमने आज वीडियो में देखा था उसमें फॉर्मूला आया था निकल के, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, ये फॉर्मूला आया था निकल के, ठीक है। तो इसका मात्रक देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए इसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर तो ना ही तो यहाँ पर बल लिखा हुआ है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो एक न्यूटन प्रति कूलाम कैसे हुआ, अब उसका क्लियरिफिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ E इजिकल टू, जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको छोड़ देंगे, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है जिनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, उसका मात्रक लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/4 बाई एप्सिलॉन, ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, देखिए लैम्डा बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, लैम्डा इजिकल टू क्या हुआ अपॉन, नहीं यार यहीं पे ठीक रहेगा ऐसे, लैम्डा इजिकल टू होता है क्यों अपॉन एल, ठीक है। क्यों की वैल्यू क्या होती है, क्यों का मात्रक होता है क्यों कोलाम, ठीक है, कोलाम लिख सकते हैं, और एल का मात्रक मीटर, ऐसे। अब एप्सिलॉन नॉट, आर का मात्रक भी लिख लीजिए, आर का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए अक्सर कर याद नहीं रहता, ठीक है, तो याद नहीं रहता, हम इसका मात्रक कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 4, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ में आया था, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, बल्कि फॉर्मूले में सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का उपयोग हुआ था, तो हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो रहने देंगे, Q1 Q2 का भी मात्रक कूलाम ही होगा, Q2 का मात्रक भी कूलाम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पर R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं दूरी नापने के लिए, और इसके बाद न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होगा न्यूटन, तो यहाँ पर इनटू में हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं ऐसे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये है, ठीक है, अगर ये हमारे पास है, हमें याद है, तो अब हम इसका न्यूटन प्रति कूलाम करके देखिए कैसे होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखूंगा मैं, लैम्डा की वैल्यू रखूंगा, आर की वैल्यू रखूंगा, तो सब हो जाएगा क्लियर। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है, चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बंद कर दो, आजा रख दे, अब तो आगे तो रखी दे, यहाँ नीचे गिर दो, करो दर्द,
इसे बंद कर दो वापस। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन क्यू नहीं रखना, ये रखना कूलम बाई मीटर, कूलम डिवाइड बाई मीटर, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या आएगा, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है मीटर इंटू आर के ही इंटू में क्या रखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। अब इस लाइन को ऐसे पूरा कर लो यहाँ पे कूलम स्क्वायर, तो E इजकल टू क्या आ जाएगा, देखिए बीच बीच में वालों की मल्टीप्लाई होती है और किनारे किनारे वालों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी और इनकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम इंटू डिवाइड बाई ये कूलम स्क्वायर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, तो E इजकल टू आ गया न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये मात्रक है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो देखिए इस प्रकार से न्यूटन प्रति कूलम हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई अनंत विस्तृत तार सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक कैसे न्यूटन प्रति कूलम हुआ, तो आप लोग इस प्रकार से किसी को भी समझा सकते हैं। अब बात आती है इसकी विमा की, तो विमा कैसे निकालेंगे, विमा भी ऐसे ही बस न्यूटन प्रति कूलम की विमा क्या होती है MLT-2, ये किसकी विमा है, ये विमा है बल की, ठीक है, डिवाइड बाई सी की विमा AT, देन E इजकल टू विमा हो जाएगी MLT-3A-1, ये हो गई विमा, विमा मात्रक दोनों हो गए। आ गई बात समझ में, इस प्रकार से हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा था, ये E इजिकल टू प्लेट के कारण, प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा, ठीक है। यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इजिकल टू होता है सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन A, और क्यू का मात्रक कूलम और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। A का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद एप्सिलॉन नोट के मात्रक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू होता है, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। चलिए अब E की वैल्यू में पुट करते हैं, कूलम डिवाइड बाई m स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन E इजिकल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सी अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी से एक सी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, देन E इजिकल टू बचेगा यहाँ पे न्यूटन बाई कूलम, ठीक है, ये बचे। तो इसका मात्रक फिर से वही न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक ये है तो विमा ये आएगी निकल गई, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए उसका क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, इसका मात्रक जो है उसका वही इसका मात्रक है, सेम सेम है। 2 तो कंजर्व नहीं करता ना, 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो छोड़ ही देंगे। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पुट की हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मात्रक आ जाएगा, विमा फिर से ही निकल के आएगी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसे नोट कर लिया हो तो फिर आगे का कार्य करते हैं, कर लो एक बार नोट, फिर मैं क्लीन करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसकी विमा निकाल देते हैं, ठीक है। विमा आप लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली विमा निकालनी ही है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। एप्सिलॉन नोट के वैल्यू को पता होना चाहिए आप लोगों को। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये होता है यहाँ पे कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बराबर 1 अपॉन इनकी विमा, सबसे पहले तो आप मात्रक रूप में इसको लिख लीजिए जिस प्रकार से मात्रक लिखा जाता है, ठीक है। कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन एल, क्यू का मात्रक C अपॉन M लिखूँगा मैं डायरेक्टली, इंटू में M, ऐसे, ठीक है।
अब चलिए E इजिकल टू क्या उनका मात्रक विमा, सब कुछ एकदम एक्यूरेट। इनको कट कर लीजिए, अगर आप कट करना चाहते हैं यहाँ पे तो कट कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी छोड़ कर सकते हैं। गुलाम की विमा AT डिवाइड बाई इसकी विमा L, इन दोनों की विमा AT का होल स्क्वायर, अंदर भी कर सकते हैं स्क्वायर, और इनका गुरु कोष्ठक लगाइए। M की विमा L डिवाइड बाई यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन का मात्रक वो विमा MLT-2 और मीटर का L स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई और ये किनारे किनारे वालों की, ऐसे मल्टीप्लाई रखेंगे, देखो ठीक है। M हो गया, L दोनों की मल्टीप्लाई करो, L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब यहाँ पे, ठीक है। T-2 और T की पावर 1, T की पावर बचेगी 1, ठीक है, पॉजिटिव, -2 है ना यहाँ पे, -1 बचेगी, -1। देखो मैंने AT और MLT-2 L की पावर 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई की, ठीक है। M एज इट इज L क्यूब हो गया, ऊपर L नहीं है तो L क्यूब एज इट इज, T की पावर -2 ऊपर T की पावर 1 तो T की पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है हमें, AT का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, L की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L की पावर 2 आएगा, ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करके लिखना है एक साथ, कैसे, देखो M तो एज इट इज रहेगा, L की पावर 2 है, L की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L की पावर -1 ये आ जाएगा, ठीक है। T की पावर 2 T की पावर -1 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -3 ये हो जाएगा, ठीक है। A की पावर -1 ये आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 बचेगा, मैंने गलती कर दी है, -2 ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो -2 + 3 1 बचेगी यहाँ पे पावर, तो ये देखो ये आ गया ना, MLT-3 A-1 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितनी हम लोगों ने इस लेक्चर में बातें बताई हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही हम धीरे धीरे करके इस चैनल पर संपूर्ण फिजिक्स को समाप्त करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।